सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम। और आज पहले ही बता दूं, आज एक ही इंटरनेशनल प्राइम टाइम आएगी, कोई और दूसरी रिपोर्ट हमारी इंटरनेशनल की नहीं आएगी। इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपको बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी रिपोर्ट यह है कि तुर्की, फ्रांस और इटली एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाटो की मीटिंग के लिए ब्रसेल्स में, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो की मीटिंग चल रही है। इस बीच में जैसा शादियों में पुराने रिश्तेदार मिल जाते हैं और आपस की पुरानी बातें भूल के शादी की बात, जिस शादी में गए उसको भूल कर अपने मुद्दों को सुलझाने लगते हैं, ऐसे ही कुछ तुर्की, फ्रांस और इटली ने नाटो की मीटिंग जो बेल्जियम में हो रही है उसमें किया है। तीनों देशों ने, यानी खासकर रजब तैयब एर्दोगान ने पिछली सारी पुरानी बातों को एक तरफ रखते हुए दोनों के साथ, यानी इटली और फ्रांस के साथ मीटिंग करी। जी हाँ, और मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। इतनी कामयाब कि अब तीनों देश एक साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको आसान ज़बान में बहुत पहले की बात बता दूं, 2018 में ये तीनों देश एक साथ हथियार बनाने और एयर डिफेंस बनाने के लिए तैयार थे। और आपको बता दूं, रजब तैयब एर्दोगान 2018 में फ्रांस गए थे, जहां पर वहां जाकर इन्होंने इस मैटर पर बात करी थी और हथियारों की लेन देन की बात करी थी। लेकिन इसी के बाद से फ्रांस के तेवर आपको पता है दीन इस्लामोफोबिया के मैटर में कैसे हो गए थे, जिसको देखते हुए तुर्की इन दोनों देशों से दूर हो गया था और राजनीतिक जो संबंध थे वो ख़राब हो गए थे, बिल्कुल एक तरह से टूट गए थे, जिसकी वजह से इन तीनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था और जो प्रोजेक्ट्स थे हथियारों को लेकर वो बंद हो गए थे। रजब तैयब एर्दोगान ने अब नाटो की इस मीटिंग में बात करते हुए कहा है, इसके बारे में ये बताया है कि मीटिंग हमारी काफ़ी बेहतरीन रही और हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे उसको दोबारा से चालू करेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम को साथ बनाएंगे मिलकर और हम लेंगे। जी हाँ, फ्रांस से भी हथियार लेंगे और इटली से भी लेंगे। और आपको पता है तुर्की भी लगातार कई सारे ड्रोन्स पर काम कर रहा है, हथियारों पर काम कर रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी तीनों देश एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। कहा यह जा रहा है कि तुर्की की तरक्की की एक काफ़ी लंबी छलांग मानी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लीजिए। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर कौन दे रहा है याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से आपको खबरें मैं देता रहूंगा। आपको बता दूं कि अब अमेरिका तुर्की के आगे झुकना शुरू हो चुका है। ऐसी ये बात खुद अब तुर्की के द्वारा बता दी गई है। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जो हमारी डिमांड थी कि बिना शर्त F-16, F-35 फाइटर जेट और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हमें दे अमेरिका, बिना शर्त। अब कहा यह जा रहा है, खुद रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इस मैटर पर अमेरिका नरम पड़ रहा है और बातचीत पॉजिटिव वे में जा रही है, जिससे एक बात क्लियर है कि अमेरिका काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है और तुर्की से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं अगली बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ने अपने खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पहली बार OIC की मीटिंग में, जो मुस्लिम देशों की मीटिंग थी, उसमें चीन को बुला लिया। सारी दुनिया सर खुजा रही थी कि आखिर चीन का इसमें क्या रोल है, और चीन ने भी आकर सारी दबंगई दिखाई और पूरे मुसलमानों का साथ देने की बात कही, फिलिस्तीन का और कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। लेकिन जो मेन अपना उल्लू सीधा करना था पाकिस्तान को, वो बड़े शातिराना अंदाज से पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ही प्यार से काम कर लिया। आपको हैरत होगी, और खैर हमें तो पहले से पता था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट तुर्की और तुर्की से पहले सबसे ऊपर चीन का है। अब आपको बता दूं कि चीन के विदेश मंत्री ने इस मीटिंग में बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम पाकिस्तान को किलर मिसाइल से लेकर आधुनिक हथियार और सबसे खतरनाक फाइटर जेट, यानी अपने चीन के खुद के सबसे टक्कर वाले सबसे खतरनाक लेवल के फाइटर जेट, वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है और ये डील हो चुकी है। आप ये मानिए या मत मानिए, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ी उसके लिए कामयाबी है कि उसके पास अब चीन के आधुनिक से आधुनिक किलर मिसाइल से लेकर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ये सारे हथियार एडवांस लेवल के अब चीन प्रोवाइड करवाएगा।
खैर दोस्तों, इस पर पहले से ही भारत भड़का हुआ है। भारत पहुंचे हुए हैं इस वक्त चीन के विदेश मंत्री, और भारत के विदेश मंत्री ने अब साफ साफ उनके मुंह पे ही कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो आप बोल के आए हैं, ये सारी बातें कश्मीर के लिए जो बोले हैं आप, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो ऑब्जेक्शनल है और हमें उस पर आपत्ति रहेगी। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने यह भी बात क्लियर कर दी है कि भले ही चीन के विदेश मंत्री इस वक्त भारत आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते ठीक हो गए हैं या बॉर्डर पर तनाव कम हो गया है। अभी भी दोनों तरफ से तनाव बरकरार है और भारी तादाद में सेना इसी तरह से तैनात है। यही बात अगर मैं बोलता तो लोग हमें गरियाते, कहते रजा ग्राफी अपने मन से कहता है, जूता उठा के गू स्पेशल वाला लगा के ऐसे मुंह पे चिपकाएंगे तुम्हारे। 2 साल से चीख रहा हूं कि सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली मोदी सरकार पहली बार भारत जो कर रहा है सबसे बड़ा बिजनेस, वो चीन से ही कर रहा है। और यही एक तरफ बीजेपी टिकटॉक बैन करो, ये बैन करो, चाइनीज ऐप बैन करो, चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेना, ये सब चिल्ला रहे हैं। मतलब 50 रुपये की चीज़ तुम लेने को मना कर रहे हो और यहाँ 2 बिलियन 3 बिलियन 6 बिलियन का तुम बिजनेस कर डाल रहे हो। वाह। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी और बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल से भी चीन के विदेश मंत्री ने भारत में मुलाकात करके कहा कि हम भारत का सम्मान करते हैं और आने वाले वक्त में पूरी डिटेल और विवरण लिखित में जारी करेंगे। साथ में चीन ने अजीत डोभाल को चीन में इनवाइट किया है। दोस्तों, लीबिया बहुत ही खतरनाक कंट्री थी, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मारकाट हुई है। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उसकी हिस्ट्री आपको बताऊं, लेकिन लीबिया को चेतावनी तुर्की ने दी है कि डेमोक्रेसी बना के रखो, इज्जत और प्यार से रहो, क्योंकि अब अगर दंगा फसाद हुआ तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा और हम हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप फिलिस्तीन के लोगों से मोहब्बत करते हैं, फिलिस्तीन से आपको मोहब्बत है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर अब इसी रिपोर्ट में लेके आ रहा हूं। अब आपके ईमान की बात है, आपको ये वीडियो शेयर करनी होगी। आपको बता दूं कि यूएन के इन्वेस्टिगेटर, जी हाँ, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, ये पूरी खबर छप चुकी है और हर जगह ये आ चुकी है। इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत हो चुकी है। यूएन के इन्वेस्टिगेटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फिलिस्तीनियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इजरायली सरकार लगातार फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रही है और लगातार इसकी तादाद, कब्जे की तादाद, ऑक्यूपेशन की तादाद बढ़ती जा रही है। और इस रिपोर्ट के अंदर, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये भी लिखा कि फिलिस्तीनियों के साथ रंग रूप का भी भेदभाव, काले गोरे का भी भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं। इन सभी का जिक्र करते हुए मेन बात जो इन्होंने बड़ी बात लिखी, उन्होंने लिखा कि सन 1967 से, यानी 1967 से इजराइल ने इनके इलाकों पर, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। तब से अब तक इनके कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये रिपोर्ट मौजूद है, जो कि हमें और आपको उम्मीद ही नहीं थी कि यूएन के इन्वेस्टिगेटर ऐसी क्लियर और सच्ची रिपोर्ट बना सकते हैं। बहरहाल, ये आप मानिए या ना मानिए, हकीकत ये है कि फिलिस्तीनियों के लिए ये काफ़ी बड़ी जीत है। दोस्तों, इसी के साथ कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अब तक की अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक मिसाइल दाग दी, जिसके बाद से अमेरिका बौखला गया और इन पर बहुत सारी पाबंदी लगा दी। लेकिन किम जोंग ने पूरी दुनिया को धमकाने के लिए मिसाइल लॉन्च करते हुए का वीडियो शूट करवाया, खुद एक्टिंग भी करी, अपने एक्सप्रेशन और अपने सारे एक्टिंग वैक्टिंग करके पूरा वीडियो शूट करवा के इंटरनेशनल लेवल पर इस वीडियो को जारी किया। मैं चाहता हूं कि वो भी आप वीडियो देख लें।
दोस्तों मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आने से पहले अफगानिस्तान तालिबान से मिलते हुए आए हैं और न जाने दोनों के बीच में क्या बात हुई है। आपको बता दूं कि CPEC ऑफर किया है तालिबान को। जी हां, चीन ने बड़े बड़े ऑफर तालिबान के सामने रख दिए हैं। अगर ऐसा होता है और तालिबान एक्सेप्ट कर लेता है तो तालिबान भी बहुत चीज़ें ऑफर कर देगा। ज़मीन से लेकर तालिबान अपने ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ के जो बिज़नेस हैं, वहाँ की जो साइट्स हैं, वो सब कुछ चीन के हाथ में रख सकता है। यानी तालिबान यानी अफ़गानिस्तान के ख़जाने को हासिल करने के लिए चीन की ये सबसे बड़ी चाल है। बस अब इंतज़ार है कि चीन की CPEC के ऑफ़र को तालिबान एक्सेप्ट करता है कि नहीं। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने कतर में यानी दोहा में अपने हथियारों की नुमाइश पहली बार करी है, पहली बार। इसके बाद अमेरिका बहुत ज़्यादा बौखला गया है, चिढ़ गया है, कतर से भी और ईरान से भी, लेकिन कतर का कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में ईरान पर और भी पाबंदियां लगाने की बात कह दी है। ट्वीट में आप देख लीजिए, ऑफिशियल ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल ये ट्वीट पोस्ट किया गया है जिसमें ईरान से नाराज़गी जताई गई और भी कड़ी पाबंदी लगाने की बात की गई है। इसी के साथ आपको बता दूं कि सऊदी अरब के हमले यमन पर बढ़ गए हैं, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान किया गया है। और ऐलान क्या, सऊदी अरब के हमलों की आलोचना करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सऊदी अरब के हमले काफ़ी विनाशकारी हैं और वहाँ के इंसानों को, आम नागरिकों को ख़त्म कर रहे हैं और ये इंसानियत से गिरा हुआ काम है। सऊदी अरब का इस पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। दोस्तों मोरक्को और अल्जीरिया दोनों इस वक्त भिड़ने के कगार पर हैं, दोनों कभी भी भिड़ सकते हैं। और मोरक्को और अल्जीरिया दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, जी हाँ, और दोनों ही लड़ने को तैयार हैं। यही हाल पूरे दुनिया के मुसलमानों का है। ससुरे आपस में ही लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, भारत में ही देख लीजिए, शिया सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, ये वो, बरेलवी आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। ससुरे इसीलिए दुश्मन कामयाब हो रहा है। ये चीज़ मेरे जैसे टुच्चे इंसान को समझ में आ गई है। इतना सा हूँ आप लोगों के सामने, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह उन सबको भाई अकल दे, या पता नहीं कौन सा गोबर खा लिया उन्होंने कि दिमाग ही ख़राब हो गया, लड़ते ही रहते हैं ससुर आपस में। बहरहाल, तो अब मोरक्को और अल्जीरिया पहुँचेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन। पहले वो पहुँचेंगे इजराइल और फिर वो फ़िलिस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में पहुंचेंगे। उसके बाद वो मोरक्को और अल्जीरिया भी पहुंचेंगे। दोस्तों इसी के साथ रजब तैयब एर्दोगान का एक और छक्का, मुसलमानों को ये छक्का पसंद नहीं आएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो ताली आएंगे, बहुत बढ़िया रजब तैयब एर्दोगान को तुम समझ नहीं सकते। भाई हमें नहीं समझना, हमें नहीं समझना। कुछ चीज़ें भाई हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। अब रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, वो मुलाकात होगी, राष्ट्रपति आए थे, चले गए। अब ऐलान किया है रजब तैयब एर्दोगान ने कि अब बेनेट, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, हर वक्त जहर उगलता है, वो इजराइल का प्रधानमंत्री खुद रजब तैयब एर्दोगान ऐलान करके कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ टाइम में तुर्की पहुंच सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जब आया तो तुर्की के तेवर इतने बदल गए कि अब फ़िलिस्तीन के लिए दो चार वर्ड भी नहीं बोले गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके लिए उम्मीद ही नहीं थी मुसलमानों को कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अब तो बेनेट साहब आने वाले हैं, साहब हो जाएंगे, अब दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी। बस इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि कल तक वो सारे मुसलमान ये उम्मीद कर रहे थे कि इजराइल से किसी भी तरह से हाथ नहीं मिला सकता। यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम के, और तुर्की ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान के ख़िलाफ़ कोई अमल करे। खैर, आप फ़ैन होंगे रजब तैयब एर्दोगान के तो जस्टिफिकेशन नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन दोस्तों हकीकत तो हकीकत है। खैर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमेरिका ने पैट्रियट सिस्टम सऊदी अरब को देने के लिए कह दिया है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब से तेल उनको लेना है, क्योंकि रूस पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ इसका पूरा फ़ायदा सऊदी अरब उठा रहा है। सऊदी अरब ने दोबारा से ये कहा है कि हमें और भी सिक्योरिटी, और भी हथियार आपको देना होगा, तभी हम तेल आपको। खैर कैसा लगा, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ एक बड़ी खबर और जान लीजिए। अभी ये दोनों रूस और यूक्रेन शांत नहीं हो रहे हैं,
उधर से आर्मीनिया और अजरबैजान भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, अल्लाह रहम करे। अरे मेरे दोस्तों, ये क्या हो रहा है दुनिया में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कयामत ही आने वाली है। अब सुनिए क्या है मामला ये है कि आर्मीनिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अजरबैजान की सेना हमारे इलाके में घुसकर हमारे गैस पाइपलाइन को काट दिया है, जो गैस पाइपलाइन आरशक जगह से होती हुई गुजर रही थी। इसके अलावा आर्मीनिया ने कहा कि हमारे इलाके में जहां पर रूस की मिलिट्री तैनात है, वहां पर अजरबैजान की सेना पहुंचकर कब्जा कर चुकी है और इस पर रूस की सेना ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। यानी रूस को बताया है कि वो अजरबैजान का ही साथ दे रहे हैं। खैर, इसकी वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें आप ये देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए रूस के झंडे आपको दिख रहे हैं, ये रूसी मिलिट्री है और साथ में दूसरे जो फौजी आपको दिख रहे हैं ये अजरबैजान के हैं और ये आर्मीनिया का इलाका है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।